हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। दैट इज चैप्टर नंबर 7, राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिशतता यानी परसेंटेज की मीनिंग। हम प्राय अखबारों इत्यादि में देखने को मिलता है सभी वस्तुओं पर 50% की छूट, कम ब्याज दर पर 90% गृह ऋण, आकर्षक बचत 10 से 40% विशुद्ध छूट, 50%, 90%, 10% और 40% के उदाहरण हैं। शब्द प्रतिशत का अर्थ है कि प्रत्येक 100 के लिए प्रत्येक 100 में से इस प्रकार प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर क्या होता है बच्चों, 100 होता है। प्रतिशत को निरूपित करने के लिए प्रतीक, कौन से प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है? इस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम प्रतिशत प्रतीक यानी परसेंटेज साइन कहते हैं। अतः यदि एक दुकानदार एक वस्तु जिसकी मूल कीमत 7 रुपए है पर ग्राहक को 50% का छूट ऑफर करता है तो मूल कीमत प्रत्येक 100 रुपए पर ग्राहक को 50 रुपए कम देने होंगे। इस प्रकार एक बैंक मकान खरीदने वाले ग्राहक को 90% गृह ऋण उपलब्ध कराता है जो खरीदे जाने वाले मकान की कीमत के प्रत्येक 100 रुपए पर ग्राहक को 90 का ऋण मिलता है। एक अन्य उदाहरण में गणित का परीक्षा प्रश्न 50 अंक का है। यदि अंकुर 35 अंक, शेफाली 43 अंक, 43 अंक और पुलकित 32 अंक प्राप्त करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अंकुर का जो 35 मार्क्स आए हैं 50 में से, या 70 मार्क्स आए हैं 100 में से, अर्थात 70% अंक मिले हैं। कैसे? क्योंकि हमने इसे 2 से गुणा करके 100 बना दिया, तो इसके भी 2 से गुणा होके ये क्या बन जाएगा? 70। इसी तरीके से शेफाली के मार्क्स आए हैं 50 में से 43, तो हम कह सकते हैं 86% अंक मिले हैं उसे। कैसे? 2 से गुणा करने पर। और इसी तरीके से पुलकित को मिले 64 मार्क्स, कितने में से? 100, यानी 64% अंक मिले हैं। नाउ एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत रूप में लिखना तो कैसे करेंगे? एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर। बच्चों उदाहरण देखिए, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें बोला गया है यहाँ पर 4/5 का प्रतिशत अंक निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे और सॉल्व करने के बाद 80% आपका उत्तर आएगा। इसी तरीके से अगर हमें 0.25 का निकालना है प्रतिशत तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के बाद 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। उसी तरीके से 75% निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो बट्टे में 100 आ जाता है और 0.75 क्या होगा? आपका उत्तर होगा। उसी तरीके से जब 9.1/2% आपको दे रखा है और आपको प्रतिशत हटाना है तो पहले आप इसे क्या करें? इसे बदल लें आप भिन्न में, जो कि 19/2 आएगा। और 19/2%, जैसे ही आप प्रतिशत का साइन हटाएंगे 19/200 हो जाएगा और ये दशमलव के रूप में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए बच्चों क्या बोला गया है। उदाहरण 1 में, एक स्कूल में 70 में से 56 अध्यापक महिलाएं हैं। अध्यापकों की कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? अध्यापकों की कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? उनमें से कितने प्रतिशत पुरुष हैं? तो हम जानते हैं कि स्कूल में महिला अध्यापकों का भाग 56/70 है, राइट, क्योंकि 70 टीचर्स हैं और उसमें से 56 महिलाएं हैं। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करने पे आपका उत्तर आता है 80%। यानी स्कूल में 80% अध्यापक के क्या है? महिलाएं हैं। साथ ही अगर आपको पुरुष अध्यापकों की प्रतिशत पता करनी है तो टोटल जो होता है 100, उसमें से 80 को घटा दीजिए, बचा हुआ क्या होगा? पुरुष प्रतिशत आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि बच्चों व्यापक रूप में किसी राशि A को दूसरी राशि B के प्रतिशत रूप में व्यक्त करने के लिए हम A को B की भिन्न के रूप में लिखते हैं और A/B को प्रतिशत में बदलने के लिए फिर हम उसे 100 से गुना कर देते हैं। अब बच्चे देखिए, एक संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ अ नंबर। उदाहरणार्थ यदि आपसे पूछा जाए कि 50 छात्रों की कक्षा में 80% छात्र गणित के टेस्ट में पास हुए तो कितने छात्र फेल हुए? तो आप जानते हैं कि अगर 50 छात्र हैं बच्चे और 80% जो बच्चे हैं वो टेस्ट में पास हुए तो यानी 20 बच्चे फेल हुए, 20% बच्चे फेल हुए, यही तो कहा जा सकता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे 80%, या तो आप किसका निकाल लो? 50 का निकाल लो। 80% ऑफ 50 स्टूडेंट जब आप निकालेंगे तो 80/100, परसेंटेज को हटाने में बट्टे पे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है और 50 से गुणा करने पे 40 बच्चे यानी पास हुए हैं। कितने बच्चे पास हुए बच्चों? 40 बच्चे पास हुए। अब कुल बच्चों की संख्या क्या है? 50।
40 पास हुए हैं, 40 को माइनस कर दीजिए, जो 10 बच्चे आएंगे वो क्या है, वो फेल हुए हैं। क्लियर। सो आगे दूसरा देखिए ऑप्शन क्या था, चूंकि 80% छात्र टेस्ट में पास हुए हैं तो हम कह सकते हैं 20% बच्चे टेस्ट में फेल हुए हैं। और अगर हम चाहते तो 20% किसका, 50 का निकालकर तब भी हमारा 10 ही आंसर आता, जो कि 10 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, ज्ञात कीजिए 246.80 का 25%। तो 25% को हम कैसे लिखेंगे, 25/100, और इसकी गुणा हम किससे कर देंगे, इस दी गई संख्या से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दी गई संख्या से इसकी 100 से गुणा करी। अब आप जानते हैं इसे काटने पर 1/4 आएगा, इसे काटने पे कितना आएगा, 1/4। अब इसे दोबारा से काटिए, 4 सत्ते 24, माय बैड, दैट इज 4 6 24, 4 सत्ते 28 होता है, 4 एकम 4, फिर उधर 2 गया, 4 सत्ते 28 और 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है। इसी तरीके से बच्चों आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 37.1/2 कितना होगा, 75/2। प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा, सॉल्व करने पे आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उदाहरण 2 में क्या बोला है बच्चों, उदाहरण 2 में बोला है 20 का कितना प्रतिशत 80 है। तो यहाँ पे 20 का कितना प्रतिशत 80 को पता करने के लिए माना x वांछित प्रतिशत है, x क्या है, वांछित प्रतिशत। हमें यहाँ पे ये नहीं पता 20 का कितना प्रतिशत, हमें कितना पता करना है, और क्या प्रतिशत 80 है। तो हम कह सकते हैं 20 का x/100 प्रतिशत 80 है। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के लिए आप इसे 5 बार में काट दीजिए और 5 की सजा की गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 400%। नहीं तो आप इस तरीके से भी इसकी गुणा कर सकते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 3 क्या बोला है, किसी संख्या का 35% 700 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें संख्या पता है, नहीं, उस संख्या का 35% क्या है, 700। तो हम कह सकते हैं कि संख्या x है, x का 35% 700 है, और x 35 को हम 35/100 लिख सकते हैं, x गुना 35/100 इज इक्वल टू 700। अब 35/100 उधर जाके 100/35 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे 35 20 बार में 700 को काट देगा, और 20 गुना 100 आपका आंसर आएगा 2000। क्लियर हुआ। यानी इस प्रकार संख्या कितनी है बच्चों, 2000 है। नेक्स्ट देखिए अभ्यास में 7.1 क्या बोला है, 30 पैसे को 1 रुपए के प्रतिशत के रूप में लिखिए। वैसे ही बच्चों 40 मीटर को 1 किलोमीटर के प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई आउट कीजिएगा, काफी इजी है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, पहली राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 45 मिनट और 1 घंटा, आपको क्या करना है, पहली राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो जैसे कि आप जानते हैं 45 मिनट है ना, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए 45/60 और गुणा आप कर देंगे 100 से। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 45, 15 दिया 45, 15 चौक 60, और ये कट जाएगा इससे कितनी बार में, ये आपका कटेगा 4 2 8 और 4 5, तो आपका आएगा इसका आंसर 75%। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए 4 महीना और 1 वर्ष, यानी 4 महीना और 12 वर्ष, 4/12 गुना 100, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक टेस्ट में 36 में से 30 छात्रों ने उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त किए हैं, छात्रों का कौन सा भाग उत्तीर्ण हुआ, इसे कर लेंगे। ऐसे ही बच्चों कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, आपको इन्हें सॉल्व करना है, जैसे हमने उदाहरण किया था। इन क्वेश्चंस को बच्चों ट्राई आउट कीजिएगा। आगे देखिए क्या बोला है, एक स्कूल में 120 छात्रों ने से पूछा गया वह पिकनिक बनाने किस जगह जाना पसंद करेंगे। 24 ने कहा बड़कल झील फरीदाबाद, 36 ने कहा चीतल खतौली, 54 ने कहा सहज धारा देहरादून, और शेष ने कहा वह अप्पू घर नई दिल्ली घर जाना पसंद करेंगे। इन परिणामों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 24 ने कहा बड़कल झील फरीदाबाद, तो 24 छात्रों ने कहा यहाँ पे जाना है, कुल छात्र हैं 120, और वहीं पर इसका 100 से गुणा कीजिए, आपका प्रतिशत उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी आपको करने हैं, कर लेंगे। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 24 पंजे 120, और ये कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 20% बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं, बड़कल झील फरीदाबाद। नेक्स्ट देखिए गणना कीजिए, यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए 4.50 किलोग्राम का 80% यानी 80/100, एक शून्य से शून्य कटा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए जब हम इसको हटाएंगे, यहाँ बट्टे में कितना आ जाएगा 100,
इसको जब इससे आप गुना करेंगे तो आप जानते हैं कि 450 को 8 से गुना करेंगे और 100 को जब 10 से गुना करेंगे तो 1000 मिलेगा। अब फाइनल सॉल्व कीजिए। 8 शून्य आएगा, 8 पंजे 40, फिर 4 हासिल, 8 चौक 32 और ये 3600 बटे 1000। अब यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कटा, उत्तर आपका आया 3.6 किलोग्राम। कितना आंसर आया? 3.6 किलोग्राम। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 7, 8 आप ट्राई आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बट्टा यानी डिस्काउंट। किसी भी समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन को देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं की सेल के विज्ञापन आते हैं। इसी प्रकार व्यापारिक संगठन भी भिन्न भिन्न त्योहारों जैसे दीपावली, दशहरा, ईद व दुर्गा पूजा के अवसर पर छूट यानी बट्टे की घोषणा करते हैं। इस छूट को मुद्रा या वस्तु के रूप में दिया जाता है। अंकित मूल्य किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। इसे सूची मूल्य भी कहा जाता है। दो चीजें हैं, अंकित मूल्य और सूची मूल्य एक ही है। बट्टा क्या है बच्चों? अंकित मूल्य पर दी गई बट्टा कहलाती है, यानी छूट जो दी गई है वो बट्टा कहलाती है। छूट प्राय अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दी जाती है। इसका परिकलन सदैव अंकित मूल्य पर किया जाता है। अब वास्तविक मूल्य, अंकित मूल्य में से दी गई छूट को घटाकर जो राशि शेष बचती है वह उसका वास्तविक मूल्य होती है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अंकित मूल्य में से हमने छूट को घटाया है और बची हुई जो मूल्य बची है वो है वास्तविक मूल्य। अब बच्चों कुछ सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि वास्तविक मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य में से बट्टा को घटा दीजिए और वहीं पर बट्टा को निकालने के लिए बट्टा की गुणा अंकित मूल्य से करना है। बट्टा की गुणा किससे करनी है? अंकित मूल्य से, और 100 से भाग कर देना है। और बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए आपको बट्टा बटे अंकित मूल्य इंटू 100 से गुणा करनी है। क्लियर? ऐसे ही यदि बट्टा प्रतिशत में दिया हो तब वास्तविक मूल्य निकालने के लिए 100 माइनस बट्टा प्रतिशत इंटू अंकित मूल्य बट्टे में 100। ठीक है, पहले आपको इससे सॉल्व करना है और फिर अंकित मूल्य से गुणा करना है। उसी तरीके से अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 माइनस 100 बटे में 100 माइनस बट्टा प्रतिशत इंटू वास्तविक मूल्य। ये कुछ फॉर्मूले है बच्चों, जरूरी नहीं है याद करने का। अब अगर आप एक भी याद कर लोगे, जैसे कि वास्तविक मूल्य, इन दोनों तीनों का याद कर लोगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 4 में क्या बोला है। एक दुकानदार कम्बलों की नकद खरीद पर 12% बट्टा देता है। कितना प्रतिशत? 12% बट्टा देता है। यदि कम्बलों पर अंकित मूल्य 450 रुपए हो तो ग्राहक दुकानदार को कितना दाम देगा? अब बच्चों देखिए, अंकित मूल्य आपको पता है, पता क्या क्या है? पहले आपको अंकित मूल्य पता है कितनी है? 450। वहीं पर जो बट्टा दिया है वो कितना है? 12%। आपको पूछा क्या है? वास्तविक मूल्य। तो देखिए, वास्तविक मूल्य निकालने के लिए आपको अंकित मूल्य और बट्टा पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि आपको 12% क्या दिया है? बट्टा दिया है। तो आप कह सकते हैं 450 का 12% कितना होगा? 54 रुपए। सॉल्व करने पे, है ना, 450 इंटू 12 बट्टे 100, 54 रुपए आपका क्या है? बट्टा है। अब बच्चों वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अंकित मूल्य है 450 रुपए, उसमें से इस बट्टे को घटा दीजिए। कितना था? 54 रुपए। और आपका जो वास्तविक मूल्य आया है वो आया 396, यानी दुकानदार को हमें 396 रुपए देने हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए सूत्र विधि क्या है। वास्तविक मूल्य, दूसरा तरीका, वास्तविक मूल्य 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बट्टे 100 इंटू अंकित मूल्य। तो वास्तविक मूल्य हमें निकालना था, हमें 100 पता है, बट्टा प्रतिशत 12 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, और बट्टे में 100 में से 12 गया तो कितना बचा बच्चों? 88। 88 बट्टे 100 इंटू अंकित मूल्य कितना था? 450। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 396 ही मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 5। एक पुस्तक का अंकित मूल्य आपको कितना दे रखा है? 65 रुपए। छूट के बाद उसका मूल्य आप कितना हुआ? 58 रुपए 50 पैसे। बट्टा कितने प्रतिशत है? सबसे पहले आपको क्या पता करना है? बट्टा पता करना है। तो बट्टा निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य पता है आपको और वास्तविक मूल्य पता है। तो बट्टा निकालने के लिए अंकित मूल्य में से वास्तविक मूल्य घटा दीजिए। कितना आएगा बच्चों? 65 में से 58 रुपए 50 पैसे घटा दीजिए, आपको मिलेगा 6 रुपए 50 पैसे बट्टा। अब आपको बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा बट्टे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है बच्चों? अभी हमने जस्ट पढ़ा 65। तो बट्टा कितना था? 6.5 रुपए और अंकित मूल्य 65 इंटू गुना 100। तो आपका आंसर आएगा 10%, यानी 10% कितना मिला है? बट्टा प्रतिशत मिला है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण क्या बोला गया है। उदाहरण बोला गया है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 300 रुपए है तो वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या बोला है, उसने 20% क्या दिया है? बट्टा दिया है।
ठीक है, और 300 रुपए उसका अंकित मूल्य है। तो हम पहले वास्तविक मूल्य ज्ञात करेंगे, तो 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना है 20, ये कितना है 20, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, 80 बट्टे 100, यहाँ देखिए, और अंकित मूल्य कितना था 300 से गुणा करी। अब कट जाएगा तो कटने के बाद आपका 240 रुपए क्या आएगा वास्तविक मूल्य। अब वास्तविक मूल्य हमने निकाल लिया जो उसने दुकानदार को दिया है। वास्तविक मूल्य, अब हमें पता है कि हमसे ये पूछा गया है वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए जो कि 240 रुपए था, और अब हमें ये भी जानना है कि क्रय मूल्य क्या था, क्योंकि उसने 20% का लाभ भी तो कमाया है। तो लाभ है 20%, ये इसका फॉर्मूला है क्रय मूल्य निकालने का। विक्रय मूल्य हमें पता चल गया है, जो वास्तविक मूल्य से बेचा है जितने में 240 रुपए, 240 100 बटे 100 प्लस 20%, तो आपको सॉल्व करने पे 200 रुपए आया। यानी उसने 200 रुपए का सामान था, उसने 240 में बेचा, और 240 में ये कह के बेचा कि 20% का छूट है, जिसकी वजह से उसे 20% क्या हुआ लाभ हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसी के बेस पे आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्रमिक बट्टा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। मान लो एक किताब के मूल्य पर 30% बट्टा दिया गया है, इसके बाद घटे मूल्य पर फिर से 20% बट्टा दिया गया है, तब हम कहेंगे कि किताब पर 30 और 20% दिया गया बट्टा क्रमिक बट्टा है, यानी प्रतिशत के ऊपर प्रतिशत दिया है आपने। एक वस्तु ऐसी थी जिसपे पहले से ही आपको डिस्काउंट मिल रहा था, लगने के बाद दोबारा उस पर डिस्काउंट लगा, और फिर हम कहते हैं क्रमिक बट्टा। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर यदि 2 या अधिक बट्टे दिए जाते हों, दूसरा बट्टा पहले बट्टे के घटित होने पर प्राप्त मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। देखिए बच्चों, ध्यान से इंपॉर्टेंट लाइन है, जो दूसरा बट्टा आप ज्ञात करेंगे पहले बट्टे के घटित होने पर प्राप्त मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। यानी पहला आपको बट्टा लगा देना है, उसके बाद जो आपको प्राप्त मूल्य मिलेगा उस पर आपको दूसरा बट्टा लगाना है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, 2 क्रमिक बट्टे 35% और 10% के बराबर एक संयुक्त बट्टा ज्ञात कीजिए। माना अंकित मूल्य 100 रुपए है, यहाँ पे हमें कोई मूल्य नहीं दिया अंकित मूल्य, तो हमने 100 रुपए माना है, और प्रथम बट्टा 35 रुपए का हुआ है ना, 35% यानी 35 रुपए 100 रुपए पे। उसी तरीके से पहले बट्टे के बाद जो मूल्य हुआ वो 65 रुपए हुआ, और अब जो दूसरा बट्टा लगेगा वो 65 रुपए पे लगेगा, यानी दूसरा बट्टा 65 का 10% होगा, जो कि होगा 6.5 रुपए, और 6.5 रुपए 65 में से घटने के बाद आपका होगा 58 रुपए 50 पैसे। क्लियर। अब यहाँ पे अंकित मूल्य पर कुल प्रतिशत बट्टा अगर आपसे पूछा जाए तो 100 में से आप घटाएंगे, और घटाने के बाद कहेंगे कि 41 रुपए 50 पैसे क्या है फाइनल अमाउंट है। ठीक है, हमने सारे प्रतिशत को घटाने के बाद अंकित मूल्य हमें 41 रुपए 50 पैसे मिला है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे क्या बोला है अगले अभ्यास में, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि आपको अंकित मूल्य दे रखा है और बट्टा प्रतिशत दे रखा है। तो अगर आपको बट्टा प्रतिशत दे रखा है तो आप बट्टा मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए एक बार फॉर्मूला दोबारा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास 2 फॉर्मूला है। ठीक है, कैसा फॉर्मूला, पहले हम अंकित मूल्य पे बट्टा को सॉल्व कर ले, नहीं तो हम डायरेक्ट वास्तविक मूल्य का फॉर्मूला लगा ले। क्या है, 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए अंकित मूल्य से। तो 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना है, यहाँ देखिए 100 माइनस बट्टा प्रतिशत 20 बट्टे में 100 और इंटू अंकित मूल्य कितना है 85 रुपए। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा वास्तविक मूल्य आपको पता चल जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नहीं तो आप क्या करें 20% 85 का ज्ञात कीजिए और उसके बाद आप क्या करें सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीके में से आपको जो ठीक लगे। ठीक है, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि वास्तविक मूल्य और बट्टा प्रतिशत दे रखा है। सेम फॉर्मूला बच्चों जैसे हमने एग्जांपल में सॉल्व करा था। बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य दे रखा है, वास्तविक मूल्य दे रखा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आपको वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य दोनों पता है, तो बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए चलिए फॉर्मूला को दोबारा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे बट्टा प्रतिशत के लिए एक अलग से फॉर्मूला दिया गया था। बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100, राइट। तो बट्टा पहले आपको निकालना पड़ेगा। बट्टा निकालने का फॉर्मूला क्या था, बट्टा निकालने का फॉर्मूला है बच्चों अंकित मूल्य में से वास्तविक मूल्य को घटा दीजिए, यानी वो आपका बट्टा है, और बट्टे को फिर अंकित मूल्य से भाग कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हमें वास्तविक मूल्य दिया है और बट्टा माय बैड ये था। अब देखिए बच्चों, इस पे बट्टा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वास्तविक अंकित मूल्य में से
वास्तविक मूल्य को घटा दीजिए, कितना आएगा 6 रुपए। अब बच्चों आपको यहाँ पर बट्टा पता है, अंकित मूल्य पता है, आप क्या उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक फ्रिज पर वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि अंकित मूल्य और बट्टा प्रतिशत दोनों आपको दिया हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूरे ही आपके फॉर्मूले बेसिस पे है, फॉर्मूले को याद रखिएगा और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वस्तु एवं सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, निर्माण एवं उपभोग पर लगाया जाने वाला उपभोग कर है। यह कर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों का विकल्प है। सरकार ने वस्तुओं को 5 प्रमुख स्लैब यानी 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में विभाजित किया है। वस्तु एवं सेवा कर की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर इज इक्वल टू बिक्री की दर गुना विक्रय मूल्य बटे 100। वस्तु एवं सेवा कर की दर अगर आपको निकालना है तो वस्तु एवं सेवा कर बटे में विक्रय मूल्य गुना 100%। बिल की कुल राशि इज इक्वल टू विक्रय मूल्य पर प्लस वस्तु एवं सेवा कर। अब बच्चों देखिए, अगर आपको उदाहरण से समझना है, किसी दवाई का मूल्य दिया है सपोज 5,000 रुपए, माय बैड 5,000 रुपए, इस पर लगाया गया वस्तु एवं सेवा कर 5% तक कितना था बच्चों। अब देखिए मूल्य भी पता है और प्रतिशत भी पता है कि कितना जीएसटी लगाया है। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। तो 100 पर अदा किया गया कर कितना है 5 रुपए। तो आप जानते हैं 5% ऑफ 5,000 जब आप निकालेंगे वो होगा 250 रुपए। 5,000 तो वो दे ही रहा है दवाई के और 250 रुपए उस पर जीएसटी दे रहा है, तो 5,250 रुपए उसने कुल क्या किया है, पैसे दिए हैं दवाई के। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है बच्चों, उदाहरण को ध्यान से देखिएगा। नीलम ने देसी घी 12% कर सहित 560 में खरीदा। देसी घी का कर जोड़े जाने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 560 में 12% क्या है, पहले से इंक्लूडेड है। तो वास्तविक मूल्य निकालने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप उसका वास्तविक जो कर सहित उसका मूल्य है वो है 560, फिर बटे में 100 प्लस 12% कौन सा ऐड करेंगे, जो उसने कर दिया है, जो उसने जीएसटी दी है, और गुणा कर देंगे 100 से। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा 112, काटने पे ये मिलेगा 5 और 100 से गुणा करने पे 500 रुपए उसका क्या है, कर देने से पहले उसका मूल्य है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट देखिए उदाहरण 10 में रोहित ने एक कंप्यूटर 38,400 का खरीदा है। देन इसके अंकित मूल्य पर उसे 10% की छूट तथा 12% का कर सम्मिलित है। कंप्यूटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी उसने टोटल अमाउंट इतना पे किया है, ठीक है 38,400 रुपए, उसमें अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत छूट मिला, 10%, और 12% उसने कर भी दिया है। क्लियर। तो पहले हम क्या कह रहे हैं कि हमें अंकित मूल्य अभी नहीं पता, अंकित मूल्य नहीं पता, हमें यह पता है कि उसने कितना पे किया है वास्तविक मूल्य। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि अंकित मूल्य x है। अब x का 10% छूट, पहले उसने जो सामान लिया होगा उस पर 10% उसे छूट मिला होगा, बट्टा मिला होगा। अब x ऑफ जो 10% ऑफ x यानी x का 10% निकाल रहे हैं वो x बटे 10 होगा। अब वस्तु एवं सेवा कर, अब जो 12% जीएसटी लगा है वो अंकित मूल्य पे लगा होगा। अंकित मूल्य कितना है x बटे 10, x बटे 10 का 12% कितना होगा बताइए। आपको पता है कि अगर x पे ही 12% में सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/100 है ना, 12/100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 12x/100। क्लियर हुआ। चलिए आपने छूट भी फाइंड आउट कर लिया, जीएसटी भी फाइंड आउट कर ली। अब जो बच्चे यहाँ पे हम छूट लगा रहे हैं वो कैसे लगाया है, हमको अंकित मूल्य नहीं पता, अंकित मूल्य पर भी हमने जीएसटी लगाया और अंकित मूल्य पर ही हमने क्या लगाया है, बट्टा यानी डिस्काउंट लगाया है। तो ये जो जीएसटी है वो कितना दे रखा है 12% और बट्टा कितना दे रखा है 10%। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये 12x/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x/10। तो हमने बट्टा भी फाइंड आउट कर लिया, जीएसटी भी फाइंड आउट कर लिया। अब रोहित द्वारा दिया गया मूल्य कितना होगा, जो अंकित मूल्य है उसमें से जीएसटी। अब देखिए बच्चों, पहला तो जीएसटी वो पे करेगा, जीएसटी पे करेगा तो ऐड होगा। जब जीएसटी आप देते हो तो वो क्या होता है, ऐड होता है। और डिस्काउंट जब आप
को मिलता है तो वो घटता है ना। तो अंकित मूल्य है x, जीएसटी घटेगा और माय बैड, यहाँ पे जो बट्टा है वो घटेगा और जीएसटी ऐड होगा। दोबारा समझिए, अंकित मूल्य पर जो आपका डिस्काउंट है वो घटेगा और आपका जीएसटी ऐड होगा, यहीं पे ये समझाया गया है। ठीक है, अब फाइनली सॉल्व करने पर 51x/100 मिलेगा, 51x/50 मिलेगा। और आपको पता है कि ये दिया गया मूल्य है रोहित के द्वारा, और इसको हम इसके बराबर में रखेंगे क्योंकि उसने यही अमाउंट पे किया है, और x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 37,647.05। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों, यहीं पर एक्सरसाइज के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप, इन्हें करिएगा। सेम ही मेथड आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु पर 5% का क्या है, आपको जब निम्न की खरीद पर 5% सेवा कर लगाया गया है, जीएसटी लगाया गया है, और ये आपको सॉल्व करना है। अगर 12,000 की टीवी दी है, ठीक है, आपको अमाउंट पता है, जीएसटी पता है, एंड आप उसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, 5% इसका निकालोगे और उस पर ऐड कर दोगे, कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप ट्राई आउट करना। इसमें जैसे एक और समझते हैं, नीमा ने कोई सामान खरीदा 2500 रुपए में और वस्तु एवं कर सहित 2700 की राशि का भुगतान किया उसने। ठीक है, यानी 200 रुपए उस पर क्या लग गया, जीएसटी तो लगा, तभी तो उसने 200 रुपए कर पे किया और 2700 हो गया। अब बिक्री कर की दर ज्ञात कीजिए, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बाकी क्वेश्चन भी इसमें फोर्थ वाले में देखिए क्या बोला है आपको, यदि मूल्य में 5% वस्तु एवं सेवा कर सम्मिलित हो तो निम्न का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 208 में खरीदी गई एक शैम्पू की बोतल का क्या पता करना है, वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको 5% जीएसटी पता है और जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वास्तविक मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इन क्वेश्चंस को भी ट्राई आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम समझेंगे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। पिछली कक्षा में हमने साधारण ब्याज का परिकलन करना सीखा था, इस अध्याय में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब मान लो बच्चों किसी व्यक्ति ने साहूकार से 100 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार लिया है। यहाँ पर 100 रुपए को मूलधन कहते हैं तथा 15% को हम प्रति वर्ष को दर व जिन 5 वर्षों की अवधि के लिए धनराशि ऋण पर ली गई है वह समय कहलाता है। इन मूलधन को प्रयोग करने के लिए उस पर दिया गया अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। मूलधन व ब्याज को जोड़कर जो धन संचय होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो साधारण ब्याज का हमें फॉर्मूला पता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, और साधारण ब्याज निकलने के बाद हम क्या करते हैं, मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन में ब्याज को यानी इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। क्लियर? चलिए, बैंक, डाकघर तथा अनेक फाइनेंस कंपनियां ब्याज का निर्धारण साधारण ब्याज के स्थान पर चक्रवृद्धि ब्याज से करती है। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं तो पहले वर्ष के मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद जो मिश्र धन आता है वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। जो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन होता है वह तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बनता है। इसीलिए इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, क्योंकि ये चक्र पूरे समय तक जितना भी टोटल अमाउंट जो टोटल टाइम होता है उतना चलता रहता है। किसी दिए हुए निश्चित समय के बाद मिश्र धन और पहले वर्ष में लिए गए धन के अंतर को उस समय का क्या कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। नीचे दिए गए उदाहरणों से चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। अब बच्चों देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 5,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वार्षिक दर था वो कितना था, 10%। कितने समय के लिए, 4 साल के लिए। तो पहले वर्ष का जो मूलधन होगा वो होगा 5,000 रुपए, और पहले वर्ष का ब्याज कितना है, मूलधन गुना मूलधन, और दर कितना है बच्चों, 10%, और समय है पहले साल के लिए यानी 1 साल के लिए, तो 500 रुपए आया। अब पहले वर्ष के अंत में जो मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5500 रुपए। रीजन क्योंकि 500 रुपए उस पर ब्याज जुड़ जाएगा। अब दूसरे वर्ष का मूलधन 5500 रुपए है, तो उस 5500 रुपए पे दर क्या होगा, जो ब्याज है हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो 5500 मूलधन 1 साल के लिए 10% दर से, और फिर गुणा करने पे 550 रुपए आपका ब्याज आया है दूसरे साल का। अब दूसरे वर्ष के अंतिम
दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा 6050 रुपए, क्योंकि मूलधन कितना था 5500 पे 550 रुपए जुड़ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तीसरे वर्ष का मूलधन जो होगा वो 6050 रुपए होगा, तो तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए ये क्या बन जाएगा, मूलधन, और उस पे भी आएगा 605 रुपए। अब फिर से 605 रुपए जुड़ेंगे तो 6655 रुपए बन जाएगा। अब चौथे वर्ष के लिए 6655 मूलधन बनेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आपका 665 रुपए 50 पैसे आएगा, एंड देन तीसरे वर्ष के जो अंतिम मिश्रधन में ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद 7320 रुपए 50 पैसे आपका फाइनल आंसर आएगा। अब बच्चों आपको पता है कि चौथे वर्ष के अंतिम में मिश्रधन कितना है 7320 रुपए 50 पैसे, तो और पहले वर्ष में मूलधन कितना था 5000 रुपए, तो 5000 रुपए को इससे घटा दीजिए और जो भी अमाउंट आपका आंसर आएगा वो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपने देखा हमने सिंपल ब्याज फॉर्मूला का यूज करके, जो सिंपल इंटरेस्ट को हम फाइंड आउट करते हैं उस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या करा, हर एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल कैलकुलेट किया। बट ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अलग फॉर्मूला यूज किया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3000 का 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसे ज्ञात करने के लिए पहले वर्ष के लिए जो मूलधन होगा 3000 रुपए होगा, समय 1 साल, और कितना वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज है 5%। ओके, तो 1 गुना 5 बट्टे में कितना आ जाएगा बच्चों 100। चलिए अब इसे कैलकुलेट कीजिए, ये कट गया, 30 गुना 5 कितना हो जाएगा 150 रुपए। ये कब का है बच्चों, पहले वर्ष का। अब दोबारा से दूसरे वर्ष के लिए मूलधन ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा बच्चों, जो 3000 रुपए था पहले उसमें आप 150 रुपए ऐड कर देंगे, हो जाएगा 3150 रुपए। ठीक है, अब दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन, तो दूसरे वर्ष के लिए 3105 माय बैड 3150, 1 साल के लिए 5% वार्षिक दर बट्टे में 100। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा आखिरी में वो क्या होगा, आपका फाइनल अमाउंट होगा। ठीक है, चलिए करते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कटा, ठीक है, ये आएगा आपका 15,7। ठीक है, ये आपका आंसर आया है। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों 3150 में अगर आप 157 रुपए 50 पैसे को ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, यहां देखिए, ये आपका फाइनल अमाउंट बना है 2 साल के वार्षिक दर पे, 2 साल का पूरा ब्याज। अब बच्चों आपको ये पता करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए 3000 से घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा 307 रुपए 50 पैसे इज योर फाइनल चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर, आगे बढ़े। इस तरीके से ही बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 2 वर्ष का आपको यहाँ पता करना है, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो मूलधन है वो अलग है, इन्हें सॉल्व कीजिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एक व्यक्ति किसी कंपनी से 10,000 रुपए लेता है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है, निम्न को ज्ञात कीजिए। प्रथम वर्ष पश्चात मिश्रधन, इसे आप कर लेंगे। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। 2 वर्ष पश्चात मिश्रधन, तो ये आपको चीजें कैलकुलेट करके बतानी है, आपको मूलधन, प्रतिशत और यहाँ पे अलग अलग केसेस दिए हैं उनके बेस पे इन्हें सॉल्व करना है। इन्हें भी ट्राई आउट कीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला गया है, सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना। अब हम पढ़ेंगे उस मेन फॉर्मूला को विदाउट सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज किए बिना। ठीक है, अब देखिए अभी हमने जो प्रक्रिया अपनाई वह वृद्धि
वह विधि कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत कठिन प्रतीत होती है। मुख्य रूप से जब समय का अंतराल काफी बड़ा दिया गया हो तो आप बार बार हर साल के लिए नहीं निकालोगे सिंपल ब्याज का फॉर्मूला यूज करके। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए हम एक सूत्र बना लेते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम कठिन प्रश्नों को भी सुगम प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर हमें मूलधन, वार्षिक दर और समय और मिश्र धन पता हो, यानी मिश्र धन हमें निकालना हो, यानी ए टोटल अमाउंट, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट मूल धन को गुना करेंगे किससे? 1 प्लस r/100, r जो कि है आपका वार्षिक दर और n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, टाइम है टोटल, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? मिश्र धन बराबर माइनस मूलधन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखिए, 25,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हमें पता है प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है, ठीक है। सॉल्व करोगे जब आप, यहाँ देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15/100, इसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 साल के लिए लिया है। अभी जब काटोगे आप तो बच्चों आपको मिलेगा 23/20, 3/20, 20 एकम 20 और प्लस 3, 23/20। अब इसकी पावर 2 है तो यानी 23 गुना 23, 20 गुना 20, है ना। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसे काट के सॉल्व करोगे फाइनल, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा जो कि है चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। उसके बाद बच्चों आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसमें से आपको क्या करना है? माइनस करना है 25,000 को। 25,000 को माइनस करिए। यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला, माइनस करेंगे तो यानी 8,062.50 क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट बच्चों देखिए, 15,000 का इतने वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब बच्चों देखिए आपको 15,000 रुपए के लिए 1 वर्ष 1/4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपका मूलधन पता है, दर पता है और समय पता है, राइट। अब आप क्या करेंगे बेसिकली बच्चों? मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन की गुना 1 प्लस दर बटे 100, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या करा है? 1 प्लस दर गुना 1/4/100 करा है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए हमें पता है मूलधन है 15,000 रुपए, दर क्या है? 10%। बेसिकली करा क्या गया है? आप ध्यान से समझिए बच्चों, पहला 1 वर्ष के लिए, फिर 1/4 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब 1 वर्ष के लिए तो ये निकाला हमने, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, और ये बाकी के 1/4 वर्ष के लिए, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें इसे सॉल्व करने पे? 10 गुना 1/4/100, सॉल्व करेंगे 205/100, और जब फाइनल आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। अब ये है क्या बच्चों? ये है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। अब यहाँ पे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, यानी 1,912.50 आपको क्या करने हैं? पे करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 14 में 6,000 का 2 वर्षों के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम वर्ष में ब्याज 20% एवं द्वितीय वर्ष में जो ब्याज है वो 25% कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मूलधन आपको कितना दे रखा है? 6,000 रुपए, और दर पहले वर्ष के लिए 20% थी और दूसरे वर्ष के लिए 25% है, ठीक है। अब 2 वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा वो कैसे होगा? फाइंड आउट। देखिए मूलधन 1 प्लस m/100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस q/100। अब देखिए बच्चों, m जो है पहले वर्ष का है, q जो है दूसरे वर्ष का है, 20/100, 25/100। फाइनल जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9,000 रुपए। क्या मिलेगा? मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए ये बच्चों उम्मीद है आपको क्लियर हो गया है। 2 वर्ष के लिए इस तरीके से कैलकुलेट करना है अगर अलग अलग इंटरेस्ट दिया हुआ है। 7.5 एक्सरसाइज बच्चों पूरा ही उसी पे है। यहाँ पे आपको मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है। मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, कर लेंगे। इसी तरीके से बच्चों इन क्वेश्चंस को आप ट्राई आउट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोले हैं, यहाँ पर मनोहर लाल कार खरीदने के लिए बैंक से कितने रुपए लोन लेता है? इतना अमाउंट लोन लेता है। तो ये हो गया आपका P। ओके, यदि बैंक 5% वार्षिक का चक्रवृद्धि ब्याज लेता है, ये कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसे 4 साल बाद कितना मिश्र धन देना होगा? तो यानी समय आपको बता दिया है 4 years,
ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे भी आपको 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 2% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। काफी इजी है बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ अन्य स्थितियां जब ब्याज 6 माही देय हो, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब ब्याज 6 माही देय हो तब दर को आधा व समय को 2 गुना कर दिया जाता है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो दर लगा है वो 6 माही यानी हाफ ईयरली लगा है। जब हाफ ईयरली लगता है तो हम क्या करते हैं, जो दर होता है उसको आधा कर दिया जाता है और समय को 2 गुना कर दिया जाता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, आर को 2 हाफ करा तो 200 और टाइम को 2 टाइम्स कर दिया, 2 गुना ज्यादा। जैसे कि 4,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज 6 माही देय हो। तो कैसे करेंगे, हमें पी पता है 4,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, जिसको आधा करने पर 5% आएगा, क्योंकि इस बात को बोला गया है कि ब्याज कैसा है, 6 माही, ओके, 6 महीने के लिए। और जो समय दिया है वो 3/2 दिया है, इसके हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा समय 3 वर्ष के लिए, 2n। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, n पता है। प्रिंसिपल अमाउंट है 4,000 रुपए, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100 और समय कितना हो गया, 3 साल के लिए। ये हो जाएगा 21/10, इसकी गुना 3 बार कीजिए और आपका फाइनल आंसर आएगा 4,630 रुपए 50 पैसे। अब पूछा क्या गया है, आपसे ब्याज पूछा गया है, ये आया आपका मिश्रधन। ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए, यानी 4,630 रुपए 50 पैसे में से आप 4,000 को घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा 630 रुपए 50 पैसे। क्लियर हुआ? चलिए, अब बच्चों देखिए, दूसरा केस क्या हो सकता है, जब ब्याज तिमाही देय हो, यानी इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब तिमाही मतलब 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब ब्याज तिमाही होता है तो दर को चौथाई कर दिया जाता है और समय को 4 गुना कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दर को 4 से भाग कर दिया और समय को 4 से गुना कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल 15,000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। अब मूलधन हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, 4 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 5%। वही पर जो समय है वो कितना दिया है, 9 महीने। 9 महीने को आप क्या करेंगे, अब देखिए 9 महीना आपको कितना है, समय दिया गया है, 4 से गुना कीजिए, ठीक है, और जो महीना है उसे वर्ष में बदल दीजिए, 9/12 वर्ष, 3/4 और 4 से गुना कीजिए। करा क्या गया है, आपको 9 महीने का समय दिया गया है। हम तो जो दर है वो वार्षिक तौर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9/12 वर्ष, और समय को हमें क्या करना है, 4n। तो 4n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 9/12। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब आपको टाइम भी पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% कितने के लिए, तिमाही के लिए, और टाइम है 3 वर्ष। कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज जो मिश्रधन है वो आएगा 17,364 रुपए और 38 पैसे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्रधन कितना है, 17,364 रुपए 38 पैसे, और मूलधन को घटा दीजिए, ये आपका फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या बोला है, सूरज ने 256 रुपए बैंक में जमा किए यदि ब्याज की दर आपको दे रखी है वार्षिक और ब्याज 6 माही देय हो, यानी ब्याज क्या हो गया, 6 माही। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 25/2 है। 25 बटे क्या है बच्चों, 2। अब यहाँ पे ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो ब्याज है वो 6 माही देय हो। सूरज को 1 वर्ष के बाद कितना धन मिलेगा, 1 वर्ष के बाद, और टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष। तो इसके 2 से गुना कर दीजिए, 2n निकालना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। ये आपका टाइम आ गया। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसके आप 2 से भाग कर दीजिए, आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 25/4। अब आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/4। क्लियर? कर लेंगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी सेम ही तरीके से क्वेश्चन दिया है, पर बोला क्या है, जावेद ने स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से इतना अमाउंट लिया था, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि ब्याज 6 माही हो, ब्याज 6 माही है तो ये कितना हो जाएगा, 5% भाग
कर देंगे 2 से, और समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा आपका 3 वर्ष। इसे भी आप क्या कर देंगे 2 से गुना। क्लियर हुआ? और प्रिंसिपल अमाउंट पहले ही आपको दे रखा है, तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप ट्राई आउट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, मूलधन समय दर ज्ञात करना टू फाइंड द प्रिंसिपल रेट एंड इंटरेस्ट, टू फाइंड द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। यानी ये 3 चीजें अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, मूलधन ज्ञात करना जब मिश्रधन पता होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और दर और समय दिया हो, तो कैसे पता करेंगे, फाइंडिंग द प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट इज गिवन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन, रेट इज गिवन एंड टाइम आर गिवन। सो हाउ विल यू डू दैट? चलिए बच्चों उदाहरण देखते हैं। वह धन ज्ञात कीजिए जो 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,970 रुपए 25 पैसे हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आपको क्या बोला गया है, आपको धन ज्ञात करना है, बट आपको ये पता है कि टोटल अमाउंट आपको दे रखा है, वहीं पर टाइम आपको दे रखा है, और आपको ये भी पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। आपको पता क्या करना है कि मूलधन क्या होगा। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पर हम मूलधन को x मानेंगे और पहले इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 109/100 और उसकी घात 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ना, ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 100/109, 100/109। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे फाइनल आपको मिलेगा 2500 रुपए, जो कि क्या है, मूलधन। तो मूलधन 2500 रुपए पे 9% दर लगा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 सालों के लिए, जो कि 2 साल बाद कितना हो जाता, 2,970 रुपए 25 पैसे। द्वितीय विधि क्या है बच्चों, माना धन 100 रुपए है, माना धन, क्योंकि हम यहाँ दूसरी विधि यूज कर रहे हैं। इसमें अब क्या करेंगे आप, 100 गुना 1 + 9/100 की घात 2 सॉल्व करेंगे तो आपको 100 रुपए पे पता चल जाएगा कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि ध्यान से देखिए बच्चों 11,881/100 है। तो मूलधन 100 रुपए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि मिश्रधन 1 रुपए है तो मूलधन कितना होगा, 100/11,881, उसका रेसिप्रोकल कर दिया और 100 से गुना कर दिया। ठीक है, अब यदि मिश्रधन ये है, पहले हमने 1 रुपए मिश्रधन के लिए मूलधन को ज्ञात किया, अब हम इतने मिश्रधन के लिए मूलधन को ज्ञात करेंगे, तो इससे हम इसकी गुणा कर देंगे और गुणा करने पे हमें 2500 आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, आप चाहे तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, समय ज्ञात करना जब मिश्रधन, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज व दर दिया हो। तो फाइंडिंग द टाइम, अब हम समय ज्ञात कर रहे हैं जब हमें अमाउंट, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेट आर गिवन। सो उदाहरण देखिए, कितने समय में 64,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन 68,921 हो जाएगा, यदि ब्याज की दर आपको 5% दे रखी है और ब्याज 6 माही देय हो। ब्याज कितने समय के लिए, हाफ ईयरली के लिए। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, 5/2, क्योंकि ये 6 माही है। वहीं पर समय है n समय, हमें नहीं पता ना भी कितने टाइम के लिए n, तो ये हो जाएगा 2n। रीजन क्योंकि ये 6 माही है। वहीं पर प्रिंसिपल अमाउंट पता है, प्रिंसिपल मूलधन पता है और अमाउंट पता है आखिरी मिश्रधन। अब बच्चे इसमें बोला क्या है, हमें मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या देखा, ये तो हमारा मिश्रधन है, ठीक है, और 64,000 हमारा मूलधन है, 1 + 5/2 था, तो 2 नीचे आ गए गुना में और 2n। अब सॉल्व करने पे इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। पहले तो इसको पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस रूप में लेके आएंगे। 41 का क्यूब, 41 का घन, ये है 40 का घन। क्लियर हुआ? नाउ अब अगर ध्यान से देखेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर में, अगर a/b की पावर m है और a/b की पावर n है इज इक्वल टू की दूसरी साइड, तो m इज इक्वल टू n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है, तो 3 इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। ठीक है, और n की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यानी 1.5 साल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट उदाहरण देखिए क्या बोला है, दर ज्ञात करना जब मिश्रधन, मूलधन, समय और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो। तो किसी वार्षिक दर से आपको 12,500 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, एन पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, हमने x% मान लिया है।
अब बच्चों ये अमाउंट जो है मिश्र धन वो 15,680 है, मूलधन 12,500 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दर हमने x माना है बटे 100 2 साल के लिए। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये गुना में है भाग में आ जाएगा। अब ये शून्य से शून्य कटेगा, सॉल्व करने पे आपको 784 बटे 625 मिलेगा और इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों 784 का मतलब है 28 की घात 2 और 625 का मतलब है 25 की घात 2, तो हम कह सकते हैं 28 बट्टे 25 की घात 2। क्लियर? तो इसे हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये घात जो है ध्यान से समझिए, इसकी घात 2 इसकी घात 2 कट जाएगी, ठीक है, एंड 28 बट्टे 25 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 100 हो जाएगा। अब -1 को इधर लेके आइए, +1 को इधर लेके आइए, -1 हो जाएगा। सॉल्व करने पर 3 बट्टे 25 मिलेगा इज इक्वल टू एक्स बट्टे 100। अब जब आप यहाँ पर 100 को इधर लेके आएंगे, x इज इक्वल टू 3 बट्टे 25 गुना 100। अब ये कट जाएगा 4 बार में, x का मान आएगा 12%। क्लियर? इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें लिखा है किसी धन का अगर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज में 31 का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है? 31 का। तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या बोला गया है कि बेसिकली जो धन का वार्षिक ब्याज है वो 10% है, 3 वर्ष के लिए लिया जा रहा है। 2 तरीके से बताया है, एक साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों में अंतर है 31 रुपए का। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने माना कि मूलधन 100 रुपए है और वार्षिक दर जो है वो 10% और कितने समय के लिए? 3 समय के लिए। तो साधारण ब्याज से जो हमने 100 रुपए के लिए निकाला, तो 100 गुना 10 गुना 3 बटे 100 कितने रुपए आए? 30 रुपए। वहीं पर बच्चों हमने चक्रवृद्धि ब्याज से निकाला, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमें पता है कि 100 रुपए पे निकाला, तो 100 गुना 1 प्लस 10 बट्टे 100 पावर कितनी हुई? 3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए है। यहीं पे इसका मतलब हुआ 11 बट्टे 10, 11 बट्टे 10, 11 बट्टे 10। सॉल्व करने पे जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो कितना आया है बच्चों? 1331 बट्टे 10। अब बच्चों देखिए जो हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट आया है, बेसिकली जो हमारा मिश्र धन है, यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मिश्र धन हमने निकाला है इसको हम क्या कर देंगे? माइनस, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको? मूलधन को। और मूलधन हमने कितना माना था? 100 रुपए। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे एलसीएम लेने के बाद, आपको सॉल्व करने पे मिलेगा 33 रुपए 1 पैसे, जो कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज को और साधारण ब्याज को, तो कितना अंतर है बच्चों? आप देख पा रहे हो कि 331 बट्टे 10 रुपए माइनस 30, तो इतना आया 31 रुपए 10 पैसे। ठीक है, ये अंतर आया है। अब यहीं पर बच्चों 31 बटे 10 अंतर है, तो मूलधन है हमारा 100 रुपए। हमने 100 रुपए पे ही तो ये अंतर निकाला है। 100 रुपए पे अंतर कितना है? 31 बटे 10 रुपए। वहीं पर बच्चों 1 रुपए का, अगर 1 रुपए अंतर है तो मूलधन क्या होगा बच्चों? मूलधन होगा 100 गुना 10 बटे 31। 31 बटे 10 का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। वैसे ही 1 रुपए के अंतर के लिए आपने इसे कैलकुलेट किया। अब हमें कितने रुपए का अंतर बताना है? 31 रुपए का अंतर। तो 31 रुपए के अंतर के लिए मूलधन को हम क्या कर देंगे? 31 से गुना कर देंगे। 31 से 31 कटा, 100 गुना 10 आपका 1000 रुपए मूलधन आ गया। क्लियर हुआ? इसी तरीके से बच्चों अभ्यास में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। अभ्यास में आपको इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे धन ज्ञात करना है जिसका चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है और ये भी बता रखा है कि वो कितना अमाउंट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ सॉल्व करना है। मूलधन आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, रचना ने कुछ धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। यदि उसने 2 वर्ष के अंतर में 12,290 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो उसने कितना धन उधार लिया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे उसने 2 वर्ष यानी कितना समय है? 2 इयर्स है ना, 2 वर्ष के लिए। साथ ही बच्चों के अंतर में 1,290 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ठीक है, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पता है, यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? मूलधन। तो मूलधन भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आप देखिए 6 माही के लिए भी दे रखा है, तो 6 माही में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? R/2 और टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 बटे 2 वर्ष यानी 3 वर्ष के लिए, क्योंकि इसको आप 2 से गुना कर देंगे। और यहीं पे आपको नेक्स्ट बाकी के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। जब चीजें
कुछ पैरामीटर्स गिवन हो और एक आपको फाइंड आउट करना हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले जो जो चीजें गिवन है आपको उसे नोट डाउन करना है और क्या फाइंड आउट करना है उसके बेसिस पे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही था। आपको अब क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा, एग्जांपल्स को उससे पहले जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बच्चों।